हेलो स्टूडेंट्स, अपना जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, इसकी आज अपन क्या है लास्ट क्लास देख रहे हैं। कल भी बोला था मैंने लास्ट क्लास में कि जो लास्ट के 2 क्वेश्चन बचेंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो देखो क्या है क्वेश्चन 9 क्वेश्चन। अ सम ऑफ ₹280 इज टू बी यूज द गिव फॉर अ कैश प्राइज। मतलब क्या कह रहा है, 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। ठीक है, इफ़ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन 2 ट्रेडिंग में। मतलब क्या है कि यदि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले ठीक वाले से 20 कम हो तो अपने को क्या है प्रत्येक पुरस्कार की प्राइस ज्ञात करनी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखो फिर से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ सम ऑफ द ₹282 इज टू बी यूज to give for cash prize if cash prize is the 20 less than is preceding price, find the value of each other price। है ना, तो कुछ भी दे नहीं रखा है तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट में अपने को मानना है ना, मतलब लेट फर्स्ट प्राइज इज है, तो ए क्या हो, फर्स्ट प्राइज इज ए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन अ प्रेडेटिंग प्राइस। मतलब प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले से 20 कम है। ठीक है, मतलब फर्स्ट प्राइज क्या हो गया ए, एंड सेकंड प्राइज A-20, थर्ड प्राइज A-20 कितना हो जाएगा A-40। ठीक है, एंड फोर्थ प्राइज क्या हो जाएगा A-20 -40 कितना हो जाएगा A-60। ठीक है, मतलब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब देखो प्राइस दे कुछ नहीं रखा है। ठीक है, टोटल दे रखा है 280। ठीक है, और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, फिर से देखो लेट फर्स्ट प्राइज अपने मानना है ना, फर्स्ट प्राइज अपने पास क्या है ए है, और क्या कह रहा है फिर बाद में सेकंड कंडीशन क्या लग रही है कि जो चारों प्राइज है ना, मतलब क्रमशः वो उसके ठीक पहले वाले से 20 कम है। देखो ये फर्स्ट इसके बाद वाला, ये देखो इससे ये 20 कम, इससे ये 20 कम और इससे ये 20 कम है। ठीक है, ये ए है, ये A-20, ये A-40, ये A-60 है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होगी, एक प्रकार की AP होगी। अब अपने को क्या दे रखा है, एक तो SN दे रखा है, कितना दे रखा है 280। क्यों दे रखा है, क्योंकि फर्स्ट में क्या है 280 रुपये की राशि। ठीक है, और N दे रखा है, N क्या है 4 है। देखो कहाँ 4 दे रखा है, 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी है। कितने पुरस्कार देने के लिए रखी है, 4 पुरस्कार देने के लिए कितनी राशि रखी है 280। मतलब ये N है और ये इनका योगफल है N, और D कितना है कॉमन डिफरेंस करो, माइनस A-20 माइनस A कितना हो जाएगा, A से कैंसिल कितना बचा माइनस का 20। तो देखो अब अपने को क्या ज्ञात करना है इसमें, A अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही अपने है ना, फॉर्मूला क्या था, ठीक है, रखो वैल्यू 2A इज इक्वल टू N कितना था 4/2 2 इंटू ए प्लस 4 - 1 इंटू
20। ठीक है, सॉल्व करो इसको। 280 है ना, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2a प्लस 3 इंटू -20। ठीक है, कितना हो जाएगा 2a माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस का 60, इधर कितना हो जाएगा 280 है ना। अब 2 इधर इंटू में इधर ट्रांसफर करो, 280 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2a माइनस 60, इधर कितना हो जाएगा 140। 140 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a माइनस 60। ठीक है, नेक्स्ट विच इम्प्लाइज देखो क्या हो जाएगा 2a माइनस 60 इज इक्वल टू 140। 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 140 प्लस 60, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 100। बिल्कुल इजी इक्वेशन है। अब a अपने पास कितना आ गया 100 आ गया, तो अब अपने को क्या बनाना है, जो पुरस्कार दिए उनको निकालना है कि कितनी राशि दी। तो अपने पास a कितना आ गया 100, ये सेकंड टर्म क्या हो जाएगी 100 माइनस 20 80, ये 100 माइनस 40 हो जाएगा 60, ये 100 माइनस 60 हो जाएगा कितना हो जाएगा 40, तो AP क्या है बस इतना ही तो करना था, तो यही का क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो एक बार फिर से क्वेश्चन क्या था कि 280 रुपये की प्राइस 4 पुरस्कार देने के लिए रखी। ठीक है, 280 रुपये प्राइस 4 पुरस्कार देने के लिए रखी, तो प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले से 20 कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले से 20 कम है। देखो ठीक दोनों 20 कम है ना, जस्ट 20 कम है। तो बस हमने वो एक ज्ञात करना था है ना, पुरस्कार ज्ञात करना था कि प्रथम पुरस्कार कितना है। ठीक है, देखो इन सबको अगर जोड़ लो 280 आना चाहिए, 280 हाँ 280, तो 180 और हो जाएगा 280। ठीक है 180, ठीक है 180 और 100 280 हो गया 280, देखो हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेलीविजन यानी टीवी, ठीक है एक टेलीविजन सेट के निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। तो यह मानते हुए प्रत्येक वर्ष में उत्पादन समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए 3 कंडीशन दे रही है ना, प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन तथा। ठीक है देखो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं 10। ठीक है वो भी क्या कह रहा है, देखो सॉल्यूशन ये पहले लिख दे दूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेलीविजन सेट निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेट का उत्पादन करता है, तो यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन एक समान रूप से निश्चित रूप में वृद्धि हुआ, तो अपने को 3 कंडीशन दे रही है, प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन तथा 7वें वर्ष में कुल उत्पादन करता है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन देखो क्या है, पहले ही दे रखा है ना, क्या दे रखा है देखो, तीसरे वर्ष में 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी, तो तीसरा वर्ष यानी A3 इज इक्वल टू 600, A7 इज इक्वल टू 700। ठीक है इतना करता है। तो फर्स्ट कंडीशन अब देखो, तो A3 इज इक्वल टू 600 है, तो क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला लगाओ। तो क्या दे रखा था A प्लस n कितना है 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 600, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। ठीक है
सेम एज इट इज A7 इज इक्वल टू 700। तो मैंने पहले बताया था जो भी n दे रखा उससे जस्ट एक माइनस हो जाएगा। 60 इज इक्वल टू ठीक है फ्रॉम इक्वेशन एंड 2 है ना। सब्ट्रैक्ट मेथड से इसको सोल्व करना है तो क्या हो जाएगा देखो a प्लस 6d इज इक्वल टू 700 एंड a प्लस 2d इज इक्वल टू 600 माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, कैंसल। 6d माइनस 2d कितना हो जाएगा 4d इज इक्वल टू यहाँ पे 100। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा d इज इक्वल टू 100 माइनस अपॉन 4, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। अब d की वैल्यू किस में रखनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, तो ठीक है इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है a प्लस 2d इज इक्वल टू 600। तो a प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600, a प्लस 50 इज इक्वल टू 600, a इज इक्वल टू 600 माइनस 50। तो a इज इक्वल टू कितना है ठीक है a इज इक्वल टू 555। ठीक है फर्स्ट कंडीशन यही पूछा था कि प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन करता है, क्योंकि तीसरा वर्ष और सातवां वर्ष अपने को दे रखा है। तो तीसरे वर्ष में 600 कर रहा है, सातवें वर्ष में 700 कर रहा है, तो पहले वर्ष में कितना कर रहा है 500 उत्पादन कर रहा है। ठीक है तो अपन क्या लिख सकते हैं, द प्रोडक्शन इन इज ठीक है टीवी के फर्स्ट ईयर में वो कितना उत्पादन करता है 550 टीवी का। ठीक है एंड सेकंड कंडीशन क्या है, देखो सेकंड और थर्ड कंडीशन तुमको थोड़ा थोड़ा इशारा करूंगा और करना तुमको ही है। ठीक है सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, द प्रोडक्शन इन द 10 ईयर 10 वर्षों में उसने कितना उत्पादन किया है ना, द प्रोडक्शन इन 10 ईयर। ठीक है तो अब इसमें अपने को 10 वर्षों में उत्पादन पूछा है ना, ना कि उनका 10 वर्षों का उत्पादन का योग पूछा है ना। 10 वर्षों में उत्पादन तो ए अपने पास कितना है, अपने भी निकाला 550 550, डी अपने निकाला 25 और एन अपन का है ही है कितना 10। 10 वर्षों का पूछ रहा है, अपने को क्या ज्ञात करना है ए एन ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना दे रखा है 550, एन 25 माइनस 1 इंटू डी कितना दे रखा है एन 10 है। ठीक है इसको सोल्व करना है, सोल्व हो जाएगा ये बस, उससे कितना आ जाएगा ए एन आ जाएगा, 10 वर्षों में उत्पादन आ जाएगा। ठीक है फिर थर्ड कंडीशन क्या है, देखो थर्ड कंडीशन है कि 7 वर्षों में कुल उत्पादन। ठीक है तो इसमें क्या करना है, सम निकालना है, मतलब योगफल निकालना है ना 7 वर्षों का, यही है 7 वर्षों में कुल उत्पादन द टोटल प्रोडक्शन इन द 7 ईयर। ठीक है तो टोटल मतलब सम ही हुआ, तो टोटल में अपने को फिर क्या दे रहे एस एन निकालना है, एन अपॉन 2 इज इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें भी वही लगेगा। ठीक है इसमें एन क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा है ना, इसमें ए 550 डी वही 25, लेकिन एन कितना हो जाएगा 7 और अपने को क्या कहते हैं ना एस एन। ठीक है क्योंकि 7 वर्ष लिखा है, देखो यहाँ अगर यहाँ पे कहता कि 7 वर्षों में कितना उत्पादन हुआ तो अपने को यही फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ता, लेकिन कुल पूछ लिया, मतलब
टोटल है ना, टोटल यानी सम ही होता है, जोड़ी होती है, तो टोटल अपने को इसका निकालना है। तो इस फॉर्मूले से ये निकल जाएगा SN और इससे AN निकल जाएगा। तीनों कंडीशन अपने पास अप्लाई हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ईयर, एंड सेकंड कंडीशन द प्रोडक्शन इन द 10 ईयर, एंड थर्ड कंडीशन द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, है ना, प्रथम 7 साल में कितनी कमाई, ठीक है। तो इसी के साथ अपना जो ये चैप्टर है ये आज खत्म होता है। और अब अपन अगला जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उस बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी तक 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं, 5, 6, 7, 8। तो इसमें इमेजिन कर लो कि कितने आते हैं, कितने नहीं आते हैं, कितने क्वेश्चन अपने को आते हैं। सब में फॉर्मूले हैं, इन दोनों में तो फॉर्मूले बहुत हैं। इसमें फिगर का काम है ना, हाइट एंड डिस्टेंस है, ये AP है, ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो पढ़ना है, पढ़ लेना, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम पे ही होंगे, पढ़ोगे नहीं तो भी, ठीक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा कंप्लीट कर रहे थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा वो है ऑपरेटिव सेंटेंसेस। लास्ट 2 वीडियोस में हमने जो कंप्लीट किया था वो था हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव से रिलेटेड या कह सकते हैं उससे कनेक्टेड ही ऑपरेटिव सेंटेंसेस हैं। जैसे हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में देखा था कि हम सेंटेंस के फील के अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, फॉरबेड ये सारे वर्ड यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि सेड जो है वो चेंज होगा विश्ड में, ब्लेस्ड में, कर्स्ड में या प्रेड में। अब ये सेंटेंस की खासियत जो है वो ये है कि ये स्टार्ट होते हैं मे से। आप जब भी किसी के लिए विश करते हैं या आप जब भी किसी को कर्ज देते, कर्ज मतलब श्राप देना, किसी के लिए प्रे करते हैं तो हम मे वर्ड से स्टार्ट करते हैं और पीछे हमारा इंटरजेक्शन मार्क आता है या कह सकते हैं इंटरजेक्शन मार्क आता है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये हमारी दुआ है, हमारा श्राप है ना। तो ये वर्ड जो मे है ये इंडिकेट करेगा कि ये आपका ऑपरेटिव सेंटेंस है। तो हम यहाँ पर कुछ बेसिक रूल्स है ऑपरेटिव सेंटेंस के, वो पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिव सेंटेंसेस इसकी खास चीज क्या होगी, रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट्स विथ वर्ड में। जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो स्टार्ट होगी वर्ड में से, राइट। सेकंड, said, change in wished, blessed, cursed और prayed। जैसा हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस में पढ़ा था ना कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसकी फील के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, विश्ड ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, अकॉर्डिंग टू फील ऑफ सेंटेंस हम यूज़ करेंगे विश्ड, ब्लेस्ड, कर्स्ड और प्रेड। ये 4 चीज़ें इसमें यूज़ होंगी। अब हमारा नेक्स्ट रूल है may change in might। may जो है वो might में चेंज होगा। नंबर 4, कनेक्टिव दैट यूज होगा। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने कनेक्टिव टू वर्ड यूज किया था, तो अब यहाँ पर कनेक्टिव वापस से दैट आ रहा है। और इसका हमारा लास्ट रूल जो है वो होगा
remove the sign of interjection. ये भी याद रखने की बात है, जब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे तो हमने वहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो था, क्वेश्चन मार्क का जो साइन था वो रिमूव किया था और उसको सिंपल सेंटेंस में चेंज किया था। तो यहाँ पर भी इंटरजेक्शन का मार्क कैसा होता है? ये इस तरह का एक लाइन होती है और उसके नीचे डॉट होता है, तो ये चीज़ जो है वो रिमूव हो जाएगी। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। He said to me, comma, inverted comma, may you live long. हम इसको कैसे चेंज करेंगे? अब मे यू लीव लॉन्ग, ये क्या है? किसी के लिए विश्ड है, किसी को ब्लेस कर रहे हैं हम, तो क्या चेंज होगा? ही wished that, अब देखिए इसमें मैंने ये पूरा रिमूव किया है, that I might live long. The hermit said, comma, inverted comma, may you all go to hell. Hell मतलब नरक, तो ये दुआ तो होगी नहीं, कर्ज ही होगा, एक तरह का श्राप ही होगा। तो इसका कैसे चेंज होगा? The hermit cursed that they, अब ये ना यहाँ पर देखो ऑल लिख रखा है, ऑल मतलब यहाँ पर साइलेंट या हिडन कह सकते हैं, हिडन ऑब्जेक्ट होगा हमारा, तो वो होगा देम, दैम से रिलेटेड। तो हम यहाँ पर उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगा रहे हैं दे। मे यू, द हर्मिट सेड दैट दे all might go to hell. एक लास्ट हम सेंटेंस देख लेते हैं। He said to me, comma, inverted comma, may God help you. He prayed that God might help me. क्लियर? तो यहाँ पर हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी कंप्लीट हो रहे हैं। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कितने पार्ट्स पढ़े? डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बेसिक रूल्स पढ़े, देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टेंस पार्ट पढ़ा, देन हमने उसका प्रोनाउन सेक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव के बाद हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ा, इम्पेरेटिव के बाद हमने ऑप्टेटिव पढ़ा। तो 10 जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट था हमने काफ़ी वाइड वे में उसको या कह सकते हैं डिस्क्राइब्ड वे में हमने उसको अच्छे से पढ़ा है। तो ये जितने भी सेंटेंसेस आपको सिखाए हैं इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आप कोई भी ग्रामर की बुक ले सकते हैं, किसी भी क्लास की ग्रामर की बुक ले सकते हैं, और ये सारे टाइप्स जो थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने आपको सिखा दिए हैं।
तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस लेकर उनके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका वो कंप्लीटली क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही टॉपिक लूँगी। जैसे मैंने एक्टिव पैसिव में किया था कि एक्सरसाइज जो थी वो डाली थी, होप्स हो कि स्टूडेंट्स ने वो नोट डाउन की हो। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक मिक्स्ड एक्सरसाइज जिसमें हम सारे ही रूल्स जो हैं वो ले लेंगे, तो वो जो है वो सेक्शन हम यहाँ बोर्ड पे करेंगे ताकि आपको जो है वो काफ़ी कंफर्टेबली अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक्सरसाइज के बाद इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि कल हमने व्यंजन संधि के बारे में अध्ययन किया और व्यंजन संधि में कुल 10 नियमों के बारे में अध्ययन कर लिया था, जिसमें कौन से नियम किस पर लागू होते हैं और कहाँ पर व्यंजन संधि होती है उसके बारे में देखा था, है ना। तो आज हम आगे बढ़ें तो व्यंजन संधि में कुछ नियम देखते हैं। उद्दन नद, है ना, उद्दन नद से उन्नत शब्द बनता है इस प्रकार। और नियम देखें, उद्दन गार से, उद्दन गार से उद्दन गार से उद्गार शब्द बना, है ना। त का द में बदलना, यहाँ त आएगा उद्दनगार होगा, उद्दनगार से उद्गार, त का तीसरे वर्ण में बदलना, त जो है वो उन्नत में बदला। इस प्रकार अलग अलग नियम हैं व्यंजन संधि के। तो आज हमारे नियम कुल 10 नियम हो गए थे, जिसमें 10वां नियम था कि यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आता है तो जो म होगा उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। जैसे अहंकार का अहंकार हुआ, समदन का संकल्प, समदन, गति, संगति, इस प्रकार के बहुत से नियम थे। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, जिसमें नियम नंबर 11, जो यदि म के बाद अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, य र ल व, उसमें व्यंजन कौन कौन से हैं, श श श और ह, ये चारों है। और संयुक्त व्यंजन एक और है ना, क्ष त्र और ज्ञ, 3 तो है ही, और आजकल श्रमिक वाला श्र भी माना जाता है। तो कुल 4 है। तो य र ल व आते हैं अगर अंतस्थ व्यंजन, और उष्म व्यंजन श श और ह वर्ण आते हैं तो म का सदैव अनुस्वार होता है। ये नियम ये कह रहा है यदि म के बाद अगर अंतस्थ व्यंजन आते हैं या कोई उष्म व्यंजन आते हैं तो जो म होगा वो हमेशा अनुस्वार में ही बदलेगा, जबकि पहला नियम जो था उसमें या तो अनुस्वार में बदलेगा या पंचम वर्ण में बदलेगा। ये नियम था, है ना। यहाँ पर सम दंतोष का हम संतोष भी लिख सकते हैं, यहाँ न भी लगा सकते हैं, संतोष भी कर सकते हैं। ठीक है, म का यहाँ न में भी परिवर्तन होगा, लेकिन यहाँ पर तो क्या होगा, सिर्फ अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। समदन योग संयोग, समदन लग्न संलग्न, समदन हार संहार, ऐसा नहीं कि इसमें संहार नहीं होगा, संहार होगा। ठीक है, समदन संहार, समदन रक्षक संरक्षक, समदन सार संसार, समदनवाद संवाद। तो ये नियम क्या कह रहा था, यदि नियम यही कह रहा है यदि म के बाद कोई अंतस्थ व्यंजन आए, कोई उष्म व्यंजन आए, तो म जो होगा वह अपने मूल रूप में न पंचम वर्ण में न बदल करके वह सदैव अनुस्वार में बदलेगा। ठीक है, तो ये जो उदाहरण थे ये इसके अनुसार थे। इसमें कुछ अपवाद भी हैं। तो अपवाद में क्या है कि सम के बाद अगर राट शब्द आता है, ये ध्यान रखना, कुछ कुछ शब्द हैं बाकी अपवाद नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे शब्द मिल जाते हैं जहां अपवाद भी होता है। तो सम के बाद अगर राट शब्द आता है तो अनुस्वार म जो है अनुस्वार में नहीं बदलेगा, जबकि वह अपने मूल रूप में ही रहता है। तो सम दन राट सम्राट, तो मां पे सम्राट में रा की जो मात्रा प्र वाले में वो रे वाला न होकर ये समदनहार का सम्राट, समदन राट का सम्राट शब्द बनेगा। इस प्रकार परिवर्तन होगा। बाकी अपने में
समदंसार का संसार हुआ, लेकिन अपवाद में एक ही शब्द है, बाकी और भी कहीं मिल जाए तो उसे नोट करें कि ये इसका ये हो जाएगा। आगे भी कुछ अपवाद आएंगे, अपन आगे बढ़े। नियम नंबर 12, जब पहले पद के अंत में, पहला पद के अंत में क्या हो, स्वर हो, पहले पद के अंत में स्वर है, अनु का नु उस है, और आगे के पद का पहला वर्ण छ हो, पहला वर्ण क्या हो, छ, तो छ के स्थान पर छ हो जाता है, तो अनुदन छेद अनुच्छेद है ना, आदन छादन आच्छादन, वेदन छेद विच्छेद। तो यहां पर क्या था, पहले पद के अंत में स्वर आया है, बाद में अगर छ हो तो यहां पर इस प्रकार अनुच्छेद, आच्छादन और विच्छेद ये शब्द इसके अंतर्गत बनेंगे। इसके बाद नियम नंबर 13 है, स से पहले यदि अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, यहां पर स से पहले, यहां स दिया गया है, यहां स दिया गया है, यहां स दिया गया है, और यहां पर भी मूल जो वर्ण है हमारा स दिया गया है। तो ये नियम यह कह रहा है कि अ आ को छोड़ करके, अगर स से पहले अ आ को छोड़ करके कोई भिन्न स्वर, अलग कोई स्वर आता है, तो वहां पर स जो होगा वो श षटकोण वाले में बदल जाएगा, है ना। तो यहां अभिधन शेक का अभिषेक शब्द बना, विधन सम का विषम शब्द बना, सुदन सुप्ति का सुषुप्ति शब्द बना, और निधन सिद्ध का निषिद्ध शब्द बना। यहां पर भी कुछ है अपवाद में, तो यहां पर विस्मरण, विस्मरण देखो, विधन स्मरण विस्मरण है, अपने आप में यही शब्द रहा, तो यहां पर नहीं बदला, लेकिन अगर नियम के अनुसार होता तो विस्मरण का ये जो श हलंत था वो इस श हलंत में बदलता, लेकिन कुछ अपवाद चलते हैं जिसके मद्देनजर यहां पर ये नियम लागू नहीं होता है विस्मरण में। बाकी इन सब चारों शब्दों में अपन देखें तो ये नियम है वो हमारा सिद्ध होता है। तो यहां स से पहले अ आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर आए तो स का श षटकोण में बदल जाता है। अब नियम नंबर 14 है, री, र और श, ये तीनों हलंत के बाद जब कोई स्वर आए, र श, इनके बाद क्या है, कोई क वर्ग कोई स्वर आए, या तो कोई स्वर आए, ठीक है हमारा स्वर है, या फिर कोई प वर्ग का वर्ण आए। अब यहां पर तीनों तो स्वर हैं, लेकिन ये पर वर्ग का वर्ण भी है। देखें प्रमाण में म जो है वो प फ ब भ म, हमारा म प वर्ग का वर्ण है, पंचम वर्ण है, या अनुस्वार आता है, या कहीं अनुस्वार का प्रयोग होता है, अथवा य व और ह, ये तीनों वर्ण में से कोई वर्ण आता है तो अंत में आने वाला न अण हो जाता है। जो अंत में अन का न, अन का न, अयन का न और न मान का, ये जो न हो गए वो सब किसमें, अण में बदल जाएंगे, पंचम वर्ण में, है ना। तो ट के पंचम वर्ण में बदल जाएंगे। तो प वर्ग नियम है, री र श के बाद कोई स्वर आए, कोई क वर्गीय, कोई प वर्गीय वर्ण आए, कोई अनुस्वार आए, और य व ह आए, तो अंत में आने वाला वर्ण न अण हो जाता है। भरधन अन का वर्ण हुआ, भूषधन अन का भूषण, रामधन अयन रामायण, और प्रधन मान प्रमाण, है ना। देखो ये रामायण हमारा दीर्घ संधि में मान राम अ और अयन अ से आ होता है, लेकिन यहाँ पर व्यंजन संधि के अनुसार अपने नियम के अनुसार चलते हैं तो व्यंजन से रामायण होगा, रामायण होगा अण में, और जो होगा उसमें रामायण न, अगर रामायण होता है, रामायण होता है व्यंजन संधि, रामायण न रामायण होता है तो वहां पर दीर्घ संधि, रामधन अयन रामायण, तो वहां पर अण का न होगा तो दीर्घ संधि, और अण होगा तो व्यंजन संधि, ये ध्यान रखना है। तो प्रधन मान का प्रमाण न का अण में बदलना हमारा नियम है। और अंतिम नियम है जो व्यंजन संधि में हश्व ई उ, ई उ हमारे ऋष्व का है, हश्व का है जो वर्ण है, और स्वर के बाद हश्व स्वर ई उ के बाद आने वाले र से परे, परे अर्थात र के बाद में यदि र हो, ये क्या क्या है, नी र, ई उ स्वर के बाद नी का ई उ है, ई है, और र है हमारा हलंत है, से बाद में अगर र आता है तो ई उ जो दीर्घ होकर के पहले र हलंत का लोप हो जाता है, तो नी र है, और इसके बाद रस ये र आ जाता है, तो ये जो नी होगा वह तो अपने दीर्घ में हो जाएगा और इस र का लोप
हो जाएगा। तो नी दंत रस का नीरस हो गया, निर्दंत रोग का निरोग शब्द बन गया। इस प्रकार ये नियम ये कह रहा था, यदि ई और ऊ के बाद में अगर र हलंत हो और र के बाद में भी पुनः र पूर्ण हो तो वहां पर जो आगे वाला र हलंत से पहले वाला जो वर्ण है वह दीर्घ में बदल जाएगा और र हलंत के बाद जो है वह अपने आप में लुप्त हो जाएगा, वह हट जाएगा और उससे पहले वाला जो वर्ण है दीर्घ हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ नीर और रस का नीरस हो गया, निर्धन रोग का निरोग शब्द बन गया। इस प्रकार हमने संधि प्रकरण के व्यंजन संधि में कुल 15 इसके नियमों को देखा और 15 नियमों में देखा कि किस कैसे कैसे संधि के नियम किस किस पर लागू होते हैं और उन संधि प्रकरण में व्यंजन संधि का क्या महत्व है, अगर व्यंजन संधि नहीं होती तो क्या होता, किन किन शब्दों का उच्चारण व्यंजन संधि से होता है, किन किन शब्दों का उच्चारण स्वर संधि से होता है, इन सब के बारे में अध्ययन करना अति आवश्यक है। संधि प्रकरण में हमने प्रथम स्वर संधि और स्वर संधि की परिभाषा, व्यंजन संधि की परिभाषा के बारे में अध्ययन कर लिया था। पुनः आपसे विसर्ग संधि और उसके विसर्ग संधि के प्रमुख नियम क्या हैं, विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग का लोप होता है या विसर्ग को लगाया जाता है, इन सब के बारे में पुनः उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसकी परिभाषा के साथ एक एक करके उन नियमों के बारे में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार आगे धन्यवाद। ठीक है, आगे का जो है वो विसर्ग संधि के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। लेसन नंबर 5 जो हमारा चल रहा है, जिसके अंतर्गत अपन ने पिछली क्लास जो हुई थी, प्रीवियस क्लास में अपन ने एसिड बेस और साल्ट्स की डेफिनेशन भी पढ़ ली थी, अरेनियस के अकॉर्डिंग पढ़ लिया था, ब्रोंस्टन लोरी की थ्योरी भी पढ़ ली थी, लुईस थ्योरी भी पढ़ ली थी, सारी डेफिनेशन अपने कंप्लीट हो गई थी। और एसिड बेस के अंतर्गत अपन ने कुछ रिएक्शंस भी लिख दी थी, जैसे न्यूट्रलाइजेशन हो गई, मेटल विथ एसिड हो गया, मेटल विथ बेस हो गया, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन अपन ने कर लिया था। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हमें क्या लेना है, एक तो पीएच के बारे में लेना है। डेली लाइफ में पीएच कहाँ यूज़ आता है, पीएच का फॉर्मेशन कैसे होता है, पीएच क्या चीज़ है, इन चीज़ों के बारे में, और सम यूजफुल कंपाउंड इन एवरीडे लाइफ, इनका फॉर्मेशन, उनके यूजेस, उनकी प्रॉपर्टीज़, इसके बारे में हमें देखना है। तो आज का मुख्य टॉपिक ही हमारा वही रहेगा, एक तो पीएच के बारे में और एक फॉर्मेशन एंड यूजेज ऑफ सम यूजफुल कंपाउंड इन एवरीडे लाइफ, इसके बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं अपन कहाँ से चालू करें। आज पीएच के बारे में सीधा हमारा लेसन स्टार्ट होगा। तो अपन हेडिंग ही ले लें आज का, पीएच है ना, क्योंकि एसिड बेस के डिफ्रेंशिएशन पढ़ लिए थे अपन ने, मेन स्टार्ट किया था लेसन, तभी हमने एसिड बेस देख लिया था, उसके पीएच के बारे में देख लेते हैं। तो स्टार्ट करें पीएच को। तो स्टार्ट करते हैं अपन पीएच से। पीएच फुल फॉर्म देखो, एक तो क्या चीज़ पूछी जाती है पीएच के बारे में कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएच, पीएच का पूरा नाम लिखिए। एक तो छोटे क्वेश्चन के रूप में ये भी आ जाता है, और पीएच को पूरा एक बड़े लेवल के रूप में भी पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द पीएच, हु इन्वेंट द पीएच, पीएच के बारे में किसने इन्वेंट किया था, पीएच के बारे में किसने बताया था, कब बताया था, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं वो पीएच के बारे में देखनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन पीएच की फुल फॉर्म, पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन के रूप में लिखी तो जाती है, लेकिन पी का एक्चुअल मीन्स क्या होता है, ये पी का एक्चुअल मीन्स होता है पोजेंस। क्या होता है, पोजेंस या पुषांश, हिंदी में लिखते हैं इसको पुषांश, जिसका मतलब होता है पावर। ये इट इज़ ए जर्मन वर्ड, एक क्या है, एक जर्मन वर्ड है। कौन, पुजेंस, जिसका मतलब होता है पावर, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं शक्ति, है ना। और शक्ति किसकी, हाइड्रोजन आयंस की। तो डेफिनेशन के तौर पर अगर पीएच को लें, अब पीएच है क्या पहले वो समझ लो। जैसे हम किसी लंबाई को नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, है ना। टेम्परेचर को नापते हैं तो डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं, फ़ारेनहाइट में नापते हैं, है ना। लिक्विड मटेरियल को नापते हैं, लीटर में नापते हैं,
है ना। तो हर चीज़ को नापने की कोई ना कोई इकाई होती है ना, कोई ना कोई उसका मेजरमेंट होता है, कोई ना कोई उसकी वैल्यू होती है, कोई ना कोई उसकी यूनिट होती है ना। पूरे दुनिया में अपन घूम जाए तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई यूनिट लगी हुई ज़रूर पाई जाती है। जैसे हमारा वजन ले लें 70 kg है, 40 kg है, 50 kg है ना। किंगरा ऐसे लिखा जाता है, बार लिखा जाता है, तो इस सारी चीज़ों का कोई ना कोई क्या होता है, यूनिट्स बनता है। उसी तरह अगर एसिड बेस के अंदर कुछ घुसे, एसिड बेस की बात करें तो एसिड बेस के लिए भी एक पीएच वैल्यू के आधार पर इनको डिनोट किया जाता है कि पीएच वैल्यू के आधार पर किसी पदार्थ को अम्ल या क्षार कैसे कहें, तो उसके लिए पीएच की एक मात्रा को निश्चित किया गया है। तो पीएच के आधार पर भी हम अम्ल और क्षार की तुलना कर सकते हैं, अम्ल और क्षार को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पीएच कैसे बताया गया कि अम्ल है या क्षारीय है, या किसी पदार्थ को अम्लीय कैसे बोल दिया गया, पीएच के आधार पर किसी पदार्थ को क्षारीय कैसे बोल दिया गया, तो पीएच स्केल के अकॉर्डिंग माना जाता है ना। पीएच स्केल के अकॉर्डिंग इसको नापा जाता है, मापा जाता है ना। तो एक पीएच स्केल जैसे मैं ऐसे बता दूं, ये मान लो 7, तो 7 से कम वालों को अपन ने अम्लीय का, 7 से ज़्यादा वालों को क्षारीय का, 7 वाले को उदासीन का, ठीक है। कैसे कान, क्यों कान, क्या हुआ, वो उसके बारे में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं कैसे ये हुआ, है ना। तो देख लेते हैं अब कैसे ये कुछ आता है पीएच वीएच, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी। डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले पीएच को बताने वाला था सन 1919 में सोरेनसन। कौन था? सोरेनसन नामक एक साइंटिस्ट था, उसने इस पीएच की परिभाषा को दिया था। और क्या परिभाषा दी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक, क्या लिख रहा हूं मैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है। क्या लिखा? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक पीएच कहलाता है, ठीक है। ये होगी डेफिनेशन। अब पीएच कैसे आया उसके बारे में देख ले अपन, पीएच कैसे आता है। इसी डेफिनेशन को अपन यूँ लिख सकते हैं, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग 10H+, ठीक है। अब ये क्या होता है, विलियन के अंदर जो लिक्विड सॉल्यूशन बनता है उसमें ये क्या होता है, H+ जो आयन होते हैं, H+ आयन मुक्त नहीं होते, है ना। फ्री H+ आयन नहीं होते किसमें, सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन यानी विलियन में H+ आयन मुक्त नहीं होते, फ्री नहीं होते, तो क्या होते हैं, ये जल से जुड़ जाते हैं। जल से जुड़ने पर, जल योजित होने पर क्या बन जाता है, pH इक्वल टू माइनस लॉग 10H3O+। तो ये क्या हो जाते हैं, हाइड्रोनियम बन जाते हैं। क्या आयन बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन। क्या हुआ देखो, जैसी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग तो ये हो गया, लेकिन क्या होता है, ये H+ आयन जो होते हैं ये फ्री नहीं होते, ये जल से जुड़ने के बाद क्या बन जाते हैं, H3O यानी हाइड्रोनियम आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है ना, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। फिर क्या हो जाता है, यहाँ H+ आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी पदार्थ उतना ही अम्लीय होगा। क्या लिखा मैंने, क्या लिखा, H+ आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पदार्थ उतना ही अम्लीय होगा, यानी pH का मान उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा।
ठीक है, तो क्या हो गया, H प्लस आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, है ना, आयन्स जितने अधिक होंगे वो क्या होगा, मटेरियल एसिडिक होगा, यानी कि उसका pH वैल्यू जो होगा वो क्या आएगा, बिलो द 7 आएगा, ठीक है, 7 से कम होगा। pH का मान उतना ही कम होगा, 7 पर पदार्थ या विलयन, सॉल्यूशन, विलयन मीन सॉल्यूशन, उदासीन होगा। क्या होगा, 7 पर पदार्थ या विलयन क्या होगा, उदासीन होगा, मतलब विलयन मीन सॉल्यूशन, उदासीन मीन न्यूट्रल, ठीक है। तो एग्जैक्ट 7 होने पर क्या हो जाएगा, कोई भी सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, उसका कोई टेस्ट नहीं होगा, ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा ना, पानी की तरह हो जाएगा, क्योंकि पानी का क्या है 7 है, फिर क्या हो जाएगा, H प्लस तथा OH माइनस आयनों की सांद्रता क्या कह रहा हूं, H प्लस तथा OH आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर होती है। क्या होती है, H प्लस तथा OH माइनस उदासीन जल के लिए, ले यहाँ लिख देता हूँ, उदासीन जल के लिए, उदासीन जल के लिए H प्लस तथा OH माइनस आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर होती है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो pH बराबर क्या हो जाएगा, pH इक्वल टू माइनस लॉग 1 × 10⁻⁷, तो क्या आ जाएगा, pH इक्वल टू 7 log 10 और pH इक्वल टू 7। आपका pH वैल्यू कितना आ गया, एग्जैक्ट 7, और 7 पे आते ही क्या हो जाएगा, कोई भी मटेरियल न्यूट्रल कहलाएगा, यानी कि अपन जो pH मेजर करेंगे वो 7 को देख के चलना है, 7 आते ही क्या हो जाएगा, कोई भी मटेरियल न्यूट्रल हो जाएगा, और इसी के बेस पर एक स्केल बनाएगी, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 7 पे क्या हो जाएगा, कोई भी मटेरियल न्यूट्रल आ जाएगा, 7 से कम हुआ इस तरफ तो बिलो 7 हो गया, बिलो 7 होते ही क्या हो जाता है, वो मटेरियल एसिडिक, और इधर जाएंगे तो अबोव 7 होने पर बेसिक हो जाएगा, यानी कि क्षारीय हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अम्लीय। इसके अंदर उदाहरण देखोगे अम्लीय में तो आप HCl, HNO3, नींबू, दही, दूध, ये सब ले सकते हो। क्षारीय में आपका खून, रक्त आ गया, साबुन का पानी आ गया, साबुन का पानी, है ना, MgOH का होल ट्वाइस ले लो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आया, जिसे अपन डाइजिन सिरप कहते हैं, है ना, पीने की सिरप जो आपको एसिडिटी को मिटाती है, एसिडिटी को दूर करती है, वो सिरप भी क्या है, आपके क्षारीय पदार्थ है। क्यों, क्योंकि जब हमारे शरीर में एसिडिटी होती है तभी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है आपका, वो आपका क्या है, डाइजिन सिरप है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या, क्षारीय पदार्थ, साबुन का पानी भी क्षारीय है, आपका ब्लड भी क्षारीय होता है ना, ब्लड का pH आपका 7.4 से ऊपर होता है, 7.4 के आसपास होता है, तो वो भी एक क्षारीय में आ गया। तो 7 से नीचे वाले एसिडिक और 7 से ऊपर वाले बेसिक के अंदर आ गए। अब इस pH का क्या है, डेली लाइफ में बहुत सारा यूज़ होता है। डेंटाइन के अंदर आप जब मुंह का pH पढ़ेंगे तो मुंह का pH कितना होता है आपके, लगभग 6.5। स्टोमक का भी pH होता है, तो मुंह के pH में कि 6.5 का जो pH है उसमें बैक्टीरिया वगैरह लगते रहते हैं। तो जब उसका pH वैल्यू 5.5 से भी कम आ जाता है, 5.5 के आसपास या 5.5 से कम आ जाता है, तो उसको एक एक्टिविटी का दंत से यूँ बोला जाता है, दांत गिरना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अम्लीयता बढ़ जाती है मुंह की।
इसी तरह जब हमारे स्टोमक की अम्लीयता बढ़ जाती है, HCl का सिक्रेशन अधिक होने लग जाता है, तो हमारे स्टोमक के अंदर भी एसिडिटी बनने लगे, खट्टी खट्टी डकारें आने लग जाती है। तो डेली लाइफ में कहें या कई सारे प्रोडक्शन में कहें, इस pH का कई सारा महत्व होता है। तो ये pH के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बता दी। मेन चीज़ तो ये थी कि pH 7 कैसे आता है, 7 कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके आगे जो बात करेंगे अपन, क्या बात है, एक तो फॉर्मेशन एंड यूजेस ऑफ सम यूजफुल कंपाउंड इन एवरीडे लाइफ, उसके बारे में डिस्कस करनी है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट इस लेसन का टॉपिक वही है, क्योंकि उसी के अंतर्गत आपको कैसे कोई चीज़ बनती है उसको शो करना है। उसके गुण तो दिखाने ही दिखाने हैं, लेकिन उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, रिएक्शंस के तौर पे वो कैसे बनती है, उसको आपको शो करना है। तो कैसे होता है, टॉपिक क्या है, फॉर्मेशन एंड यूजेस ऑफ सम यूजफुल कंपाउंड इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, दैनिक जीवन में उपयोगी रसायनों का निर्माण और उसके उपयोग, जिसके अंदर पहला अपन पढ़ रहे हैं NaCl। क्या पढ़ रहे हैं, NaCl यानी नमक। इसको साधारण भाषा में क्या कहा जाता है, नमक बोलते हैं अपन, है ना। केमिकल भाषा में क्या बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड। और क्या लिखते हैं इसको, नमक बोला जाता है ना। ये आपके सोडियम N है ना, ये क्लोरीन है, क्लोराइड बन गया। तो नमक का निर्माण कैसे किया जाता है, दो विधियों से इसको निर्मित किया जाता है। एक तो होती है प्रयोगशाला विधि, एक होती है वाष्पीकरण विधि। वाष्पीकरण विधि द्वारा बनाए गए नमक को हम हमारे घरों में यूज करते हैं, जो खाने के अंदर हमारे मसालों के तौर पे यूज़ में लिया जाता है। और जो प्रयोगशाला में निर्मित नमक होता है वो हमारे लिए खाने योग्य नहीं होता है, क्योंकि वो मेटल और एसिड की रिएक्शन के पश्चात बनता है। जैसे अपन सोडियम की किसी अम्ल से रिएक्शन कराएं, जैसे मान लो Na+HCl करा दिया, तो NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई। ऐसे ये सोडियम प्लस इसकी अभिक्रिया एक अम्ल से करा दी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बन गया, NaCl प्लस H2। ठीक है, तो H2 बन गया, ये बन गया हमारा नमक। लेकिन ये प्रयोगशाला विधि द्वारा बना हुआ है। क्या है, प्रयोगशाला में बनाया गया है। प्रयोगशाला में किससे बना है, सोडियम। और हम जानते हैं सोडियम कितना विस्फोटकशील पदार्थ होता है। इससे बना हुआ नमक जो होता है वो हमारे लिए, और ये अम्ल है, और इनसे बने हुए पदार्थ को हम शरीर में सीधा उपयोग नहीं कर सकते। तो ये खाद्य नमक नहीं होता है। हमारा जो नमक बनता है वो वाष्पीकरण की विधि द्वारा बनाया जाता है। किस विधि द्वारा, वाष्पीकरण की विधि द्वारा। और वाष्पीकरण की विधि द्वारा कैसे नमक बनाते हैं, कि आपने खारे पानी की झीलों के बारे में नाम सुना होगा, जैसे पंचभद्रा, लूणकरणसर, सांभर, डिडवाना, ऐसी कुछ झीलें हैं राजस्थान में जो विश्व में जानी जाती है, भारत में जानी जाती है। जैसे सांभर झील, जयपुर के आगे सांभर नामक स्थान पे सांभर झील है। उस झील के अंदर खारवाल जाति के लोग हैं कुछ, है ना, जो नमक बनाने वाली एक विशेष जाति होती है ना। हमारे अंदर आसपास भी कुछ जातियाँ हैं, जैसे दर्जी का काम ले लो, कपड़े सिलने का काम, है ना, लोहार सोनार का कह दो तो चांदी आभूषण बनाने का काम, है ना, मोची का काम ले लो, जूते बनाने का काम। उसी तरह एक विशेष जाति खारवाल, वो क्या करती है, नमक बनाने का काम करती है। तो वो क्या करते हैं, झीलों से पानी को लाके, क्यारियाँ होती है बड़ी बड़ी क्यारियाँ, जानते, सीमेंटेड टैंक होते हैं, उन क्यारियों में लाके उस पानी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, भर देते हैं। स्टोर मतलब भर देना। फिर क्या होता है, जब सनलाइट गिरती है, दिन की धूप होती है ना, तापमान अधिक होता है, तापमान की अधिकता में वो पानी क्या होता है, भाप बनकर उड़ता रहता है, और नीचे जो तली में जम जाता है वो आपके सफ़ेद कलर का पाउडर रुमा एक पदार्थ बन जाता है, क्रिस्टलाइन, वो आपका नमक होता है। लेकिन वो नमक क्या होता है, प्योर नहीं होता, उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, इस तरह के कुछ अवशेष होते हैं जो खाने योग्य नहीं होते हैं, उस नमक में मिक्स होते हैं। तो इनमें से इन चीज़ों को अलग करने के लिए, ये भी आपके नमक के अंदर मिक्स है जो वाष्पीकरण द्वारा बनाया गया, तो इन चीज़ों को अलग करने के लिए क्या करते हैं, उस
नमक के विलयन में, NaCl के विलयन में क्या करते हैं, जो आपका नमक ही है, अभी तो हमने नमक ही माना उसको, उसमें ये चीज़ें मिक्स हैं, दिखेगी नहीं अवशेष के रूप में, लेकिन इसका एक घोल बनाया जाता है। क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं, घोल बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। उसमें क्या कर देते हैं, HCl डालते हैं। क्या करते हैं, HCl का घोल उसके अंदर मिला देते हैं। और HCl का घोल मिलाने से क्या हो जाएगा कि वो आपका जो मिश्रित नमक है वो इनसे क्रिया करके NaCl के रूप में एक प्योर नमक को बाहर कर देगा, प्योर साल्ट को बाहर कर देगा। तो इस विधि द्वारा, कौन सी विधि, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण की विधि द्वारा HCl से क्रिया करने के बाद जो NaCl हमें मिला वो आपका परिशुद्ध नमक है, प्योर साल्ट है, उसी को उपयोग में लिया जाता है। तो ये नमक बनाने की दो तरह की विधि होगी आपके, एक तो प्रयोगशाला और एक वाष्पीकरण। ये खाने योग्य नमक है, ये खाने योग्य नहीं है। तो इसके उपयोग क्या क्या होते हैं आप जानते हैं कि इसको भोजन के रूप में, मसालों के रूप में उपयोग किया जाता है ना, परिष्कृत करने में काम में लिया जाता है ना, कई सारी चीज़ों को शुद्धिकरण में काम में लिया जाता है। आप जानते हैं अचार बनाते हैं तो खारा आता है मार्केट का, क्यों आता है, क्योंकि कई दिनों तक किसी चीज़ को सड़ने से बचाने के लिए भी इन नमक का उपयोग किया जाता है ना। तो और जैसे आप जानते हो कोई डेथ बॉडी होती है, लाश होती है, कोई चीज़ सड़े नहीं, उसके लिए भी उसको क्या करते हैं, नमक के अंदर दफना के रखते हैं। तो कई सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। खाद्य परिरक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है, हिमांक परिरक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो कई सारी इसके उपयोग हैं, इसके गुण भी हैं, है ना। तो इसके गुण और उपयोग अपन देखेंगे आगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके बारे में अगले जो हमारे और उपयोगी पदार्थ है उसका भी अपन डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। Good morning, students. We are again starting with our second topic that we had left yesterday. After understanding the first point, we move on to change in structure of economy. Now, अब आपको ये समझना होगा, जैसे मैंने कल बताया था आपको कि ये जो चेंज हुआ है, ये चेंज इन इकोनॉमी और चेंज इन नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम, ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है बिकॉज देयर इज अ मास, बहुत बड़े लेवल पे शिफ्टिंग इन सेक्टर। पहले हमारे जैसे हम 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी, तो जो प्राइमरी का जो कंट्रीब्यूशन था, अब ये वाले लोग जो है इसमें आना शुरू हो गए हैं, और इसमें आने का मतलब है दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन प्रोडक्शन, और इसकी वजह से उनकी इनकम जो है वो राइज हो गई है। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी along with development, change in structure of economy, इसको बोलते हैं चेंज इन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ऑल्सो टेक प्लेस एज इकोनॉमी डेवलप्स। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। As an economy develops, contribution of primary sector, agriculture in national income continues to decline. आप याद रखना ये लाइन, ये देख के कह रही है जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जो डेवलपमेंट करती है, आगे बढ़ती है, तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कम हो जाता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी, इंडस्ट्रियल एंड टेरिटरी सेक्टर इज बीइंग विटनेस टू बी ऑन राइज, और बढ़ क्या जाता है, बढ़ जाता है जो इसका सेक्टर है, टेरिटरी सेक्टर है जो। और सो व्हाट वी आर सीइंग ऑन द राइज इज शिफ्टिंग फ्रॉम सेकेंडरी, शिफ्टिंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टेरिटरी। इन इंडिया contribution of agriculture in national income was more than 50% in 1950 to 51। याद रखना 1950 के दशक में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसका आधा कंट्रीब्यूशन कृषि का था, ऑफ एग्रीकल्चर। अब विच हैज लोवर्ड, अब जो कम हो गया है, एंड रिमेंड अबाउट 50% इन 2015-16। तो ये जो डिक्लाइन हुआ, जो आप देखिए 35% लोग गए कहाँ? ये उस समय भी किसी काम के नहीं थे, ये उस समय भी कोई काम नहीं कर रहे थे, दे वर ऑल अ पार्ट ऑफ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, वो उस समय छुपी हुई बेरोजगारी के भाग थे। तो ये लोग शिफ्ट होकर के प्रोडक्शन सेक्टर में आए और अब उनकी इनकम आना शुरू हुई है। देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर इन नेशनल इकोनॉमी, और इसीलिए उनकी इकोनॉमी में इनका भाग बढ़ा। कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर हैज इंक्रीज टू मोर देन 1/4 इन अवर नेशनल इनकम। देखिए इसको अंडरलाइन कीजिएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसका 1/4 भाग जो है नेशनल इनकम में हो गया है। एट प्रेजेंट अराउंड 60% और 60% लगभग, कितना 60% टेरिटरी या सर्विस सेक्टर से आता है।
ऑफ नेशनल इनकम इज ऑब्टेन फ्रॉम सर्विस सेक्टर। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग कोई है, दैट इज सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में क्या क्या आ गया, सारे कंप्यूटर सर्विसेज वाले, टीचर्स, बैंकर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, ये सारे। अब इसमें राइज क्यों आया? राइज इज बिकॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन ऐसी ओरिएंटेड थी, जॉब ओरिएंटेड थी, फ्यूचर ओरिएंटेड थी, कि उस एजुकेशन की वजह से ये उभर करके इनकी इनकम बढ़ी है। It is clear from all that that the contribution of primary sector in national income of India is a continuous decline। हम देख पा रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर का जो इनकम का जो कंट्रीब्यूशन था वो कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। और बढ़ किसका रहा है? सेकेंडरी का और टेरिटरी का जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है एज कंपेयर टू सेकेंडरी सेक्टर। और अब देखिए इसके अंदर हमको एक छोटी सी चीज़ समझनी भी पड़ेगी। कुछ समझनी क्या पड़ेगी चीज़ हमको, मैं बता देता हूँ आपको कि वी आर लुकिंग एट द शिफ्टिंग। देखिए पहले का इन 1950 का कुछ ग्राफ आपका इस तरीके से था, आप देख पा रहे हो, दिस इज एग्रीकल्चर और दिस इज सेकेंडरी और दिस इज टेरिटरी। टेरिटरी की सर्विसेज बहुत कम थी, बट नाउ इन 2015-16 व्हाट यू आर लुकिंग इज दैट द ग्राफ गोज लाइक दिस। This is 60% and this is territory sector and this is agricultural and the remaining 25 is secondary sector। तो जितना ज़्यादा हम सेक्टर टेरिटरी और सेकेंडरी की तरफ मूव ऑन करेंगे, देयर विल बी अ इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जितनी जितनी बढ़ती जाएगी और नेशनल इनकम के बढ़ने से क्या हो जाएगा, आप समझ पा रहे हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हमारा होता जाएगा। नेक्स्ट वी मूव ऑन। एज कंपेयर टू सेकेंडरी सेक्टर, अब सेकेंडरी और टेरिटरी की बात करते हैं। टेरिटरी सेक्टर इज इंक्रीजिंग एट फास्टर पेस, वो और ज़्यादा हो रहा है। इसका रिजल्ट क्या होता है? दिस चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी पोर्ट्रेस इट्स डेवलपिंग फॉर्म। इसका भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। देखिए हाउ दिस हैपेंड। पहले कंट्रीब्यूशन किसका था? एग्रीकल्चर का था। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन होने से देयर वाज द इनकम, जो इनकम थे नेशनल इनकम था दैट वाज लो। अब शिफ्टिंग कहाँ पे हुई? इट शिफ्टेड, जो यहाँ के जो लोग थे एक्सेस, दे शिफ्टेड टू सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर से इनका क्या प्लस पॉइंट हुआ कि पर कैपिटा इनकम जो थी उनकी वो बढ़ गई। पर कैपिटा इनकम बढ़ने से दे स्टार्टेड टू स्पेंड ऑन बेसिक फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किस पे हुआ? इट वाज ऑन एजुकेशन। और इसीलिए द रिजल्ट ऑफ एजुकेशन इज दैट द थर्ड सेक्टर इज राइजिंग वेरी रैपिडली, क्योंकि इसके अंदर आपको एजुकेशन लेकर के यू हैव टू जस्ट प्रोवाइड सर्विस। एक वकील क्या करता है? वकालत करके पढ़ के वो अपने सर्विस देता है और पैसे लेता है। तो ये चीज़ें हैं। इन दिस थिंग आपको केवल एक ही बार इन्वेस्ट करना है एंड दैट थिंग इज एजुकेशन। तो कुल मिलाकर के जो हमारा फोकस जो एजुकेशन के ऊपर है उसकी वजह से ये आप बता पा रहे हैं कि सेकेंडरी से हम लोग टेरिटरी में भी फास्ट रैपिडली हम लोग क्यों बढ़ पा रहे हैं। नाउ it is believed that the secondary sector generates more employment opportunities as compared to service sector। अब यहाँ पर एक बात है और समझनी है, सेकेंडरी सेक्टर जो है वो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट करता है। सर्विस सेक्टर में क्या होता है कि सर्विसेज, एक ही सर्विसेज बहुत सारे लोगों को हायर की जा सकती है, बट सेकेंडरी में लेबर बेस्ड जो वर्क होता है, वन लेबर कैन परफॉर्म ओनली वर्क ऑफ वन लेबर, ही कैन रिप्लेस ओनली वन। बाकी एक वकील जो है वो हज़ारों लोगों को गाइड कर सकता है, एक डॉक्टर कितने ही पेशेंट को देख सकता है। समझ में आ रही बात आपको? तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है दैट इज मोर इन सेकेंडरी, ये याद रखना आप लोग, बट इनकम दैट इज मोर इन टेरिटरी। देयरफॉर ड्यू टू ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्टर बीइंग कंपैरेटिवली लो, अब एक चीज़ और बता रही कि हम लोग जो सेकेंडरी सेक्टर है वो उसको हमने ज़्यादा डेवलप नहीं किया है। टेरिटरी क्यों डेवलप हुआ? टेरिटरी इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो प्रोडक्शन यहाँ नहीं कर रही है अपना, वो प्रोडक्शन किसी और कंट्री में कर रही है। कहाँ कर रही है? जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनका सेटअप वहाँ लगा हुआ है। तो कॉल सेंटर यहाँ क्यों लगा? क्योंकि यहाँ की सर्विसेज बहुत चीप है और हम लोगों को पैसा मिल रहा है, इसीलिए टेरिटरी सेक्टर जो है वो ज़्यादा राइज हो रहा है।
लेकिन अभी भी इंडिया में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सेकेंडरी जितना करना चाहिए उतना नहीं हो रहा है. सो ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्टर बीइंग कंपैरेटिवली लो, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया हैज़ टेकन अ मोर सीवियर फॉर्म. और इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की जो समस्या है वो ज़्यादा बढ़ रही है. अब इसके अंदर आप देखिए कि 2 पॉइंट्स है इसके अंदर. अ लार्ज एंड रैपिडली ग्रोइंग सर्विस सेक्टर. अब सर्विस सेक्टर बढ़ कैसे रहा है? ऑल डेवलप्ड नेशंस हैव अ लार्ज सर्विस सेक्टर. सभी डेवलप्ड नेशन का बहुत बड़ा सेक्टर. ड्यू टू कंटिन्यूस रैपिड ग्रोथ रेट, सर्विस सेक्टर हैज बिकम लार्जेस्ट सेक्टर इन इंडिया ऑल्सो. एट प्रेजेंट सर्विस सेक्टर अलोन प्रोड्यूसेस अराउंड 60% ऑफ नेशनल इनकम. अभी भारत की टोटल इनकम में से 60% सर्विस सेक्टर से आती है. एलोंग विद दिस द ग्रोथ रेट ऑफ सर्विस सेक्टर ऑल्सो रिमेन सिग्निफिकेंटली हाई एज कंपेयर टू ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर. वहाँ की जितनी ग्रोथ रेट नहीं है उससे ज़्यादा ग्रोथ रेट कहाँ पे हो रही है? सर्विस सेक्टर में. इन कॉन्टेस्ट टू वर्ल्ड सर्विस ट्रेड इश्यूज ऑल्सो इंडिया इज इंक्लूडेड. देखिए इसको ऐसा टिक करना. इंडिया इज इंक्लूडेड इन टॉप 10 कंट्रीज एंड देर इज इमेंस पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिया इमर्जिंग एज अ सुपर पावर इन सर्विस सेक्टर. मैंने बताया था आपको 5 साल के अंदर इंडिया सुपर पावर बन जाएगा. क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, उन कंट्रीज़ के अंदर जिस काम का वेजेस बहुत हाई है उससे कम वेजेस में हम लोग यहाँ पे काम करने को तैयार है. बट हमको जो मिल रहा है दैट इज़ मोर देन इनफ. वो भी हमारी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है. एक्सपेंसिव एंड कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग सर्विस सेक्टर इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट फॉर्म ऑफ इंडियन इकोनॉमी. और इसीलिए जो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, एक तो कंटिन्यूस है, लगातार है और बढ़ता जा रहा है. ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो रहा है, वो बढ़ रहा है, इसीलिए उसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा है. एंड देन चेंज इन, सेकंड पॉइंट इज चेंज इन प्रोफेशनल स्ट्रक्चर. अब प्रोफेशनल व्यवसाय में हम लोगों ने क्या बदलाव किए? चेंजेस इन प्रोफेशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया ऑल्सो सिग्निफाइज दैट इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री इकोनॉमी. इन 1951 अराउंड 72, टिक करना है यहाँ पे, 72% ऑफ वर्कफोर्स वॉज एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़. एलाइड एक्टिविटीज़ का मतलब है पशुपालन करना, सब्जी वगैरह उगाना, साथ में ऐसा हस्बेंड्री वर्क्स जो साथ में उसके दूसरे होते हैं. डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इज कंटिन्यूसली डिक्रीज. और हो क्या रहा है कि हमारे जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर के ऊपर वो निरंतर घटती जा रही है. एट प्रेजेंट लेस देन 50% ऑफ टोटल वर्कफोर्स इज एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़. 50% से भी कम अब हो गए, जो कि पहले 72 थे. शिफ्टिंग हो ही गई है. टुडे मोर देन हाफ ऑफ इंडिया वर्कफोर्स इज एंगेज इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर. तो आधी से अधिक मोर देन हाफ पॉपुलेशन इज एंगेज इन दिस वर्क. सो ये आज हमने देखा कि चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी पढ़ लिए है ना. कल जो है हमारी नेक्स्ट क्लास में रिफॉर्म्स ऑफ ये पढ़ेंगे हम लोग, और साथ में अदर फैक्टर्स जो है ये हम पढ़ेंगे. अब रिफॉर्म्स के बारे में जो हम ये और इलेबरेटली पढ़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए जो आज पढ़ाया है ना, इसको आप लोग नोट्स बनाएं और इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स है उसको अपने लर्न करके नोट डाउन करें. थैंक यू. गुड मॉर्निंग. अध्याय 2 भाग 8. मुगल साम्राज्य चल रहा था जिसमें बाबर और हुमायूं हो गया है. मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1526 ईस्वी में. ठीक है, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की. 4 साल शासक करने के बाद 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी. उसके बाद 1530 में हुमायूं शासक बना जो 1556 तक शासक किया था. 55 में दिसंबर 1555 में दिसंबर में उसकी मृत्यु हो गई थी. तो 1555 में शासक किया था और 1556 में फरवरी के महीने में अकबर दिल्ली का शासक बना 13 वर्ष की आयु में. अब अकबर का जन्म अमरकोट जो भी वर्तमान पाकिस्तान में है वहाँ के एक हिंदू राजा के यहाँ पर इसका जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में. और अगर तारीख है तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में. अपने केवल याद ये रखना है 1542 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था. 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 ईस्वी में कालानौर में ईंटों का सिंहासन बनाकर बैरम खान ने उसका राज अभिषेक किया था. बैरम खान वही हुमायूं का सेनापति था जो बाद में अकबर का सेनापति बना. तो याद ये रखना है 14 फरवरी 1556 ईस्वी में कलानौर में उसका राज्य अभिषेक हुआ था 13 वर्ष की आयु में.
पहला प्रश्न देखो आ जाता है, अकबर शासक कब बना? 1556 ईस्वी में, 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट में, पाकिस्तान में है अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। जन्म हुआ 1542 ईस्वी में। 13 वर्ष की आयु में 1556, 14 फरवरी 1556 ईस्वी में वह सिंहासन पर बैठा। कहाँ पर उसका राज्याभिषेक हुआ था? कलानौर में, ठीक है। बैरम खां को उसका संरक्षण भी बनाया गया था। उसके बाद सर्वप्रथम, अब उस समय क्या हुआ, दिल्ली 1555 में हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली पर जो सूर साम्राज्य था पहले, उसी साम्राज्य के आदिल शाह ने आक्रमण करके दिल्ली पर शासक स्थापित कर लिया था। तो उसको वापिस लेने के लिए अकबर की सेना, यानी कि उसके बैरम खां था सेनापति, उसने और अकबर, कह सकते हैं अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में, यहाँ अंडरलाइन कर लेंगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में किसके मध्य में हुआ? अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, जो आदिल शाह का सेनापति था। तो याद ये रखना है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हेमू और अकबर के मध्य हुआ था। और इससे पहले अगर पूछे पानीपत का प्रथम युद्ध, तो 21 अप्रैल 1526 में बाबर और किसके मध्य में हुआ था? शेरशाह, क्या नाम है, शेरशाह सूरी, इब्राहिम लोदी, सॉरी, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। और दूसरा युद्ध, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, जिसमें हेमू के गर्दन पर तीर लगने से वो घायल हो गया, बेहोश हो गया। तो ये युद्ध हार गए और अकबर की विजय हुई थी। इस युद्ध के बाद दिल्ली पर अकबर का शासक स्थापित हो गया। उसके बाद सर्वप्रथम 1561, यहाँ पर ये दे रखा है, ये गलत है, 1516 गलत है, ये काट देना इसको, जो किताब में दे रखा है ना 1516, सबकी किताब में ध्यान रखना, 1516 नहीं है, ये 1561 है। 1561 में सबसे पहले अकबर ने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध किया था। ये तो उसका बैरम खां था संरक्षण, उसके संरक्षण में ये युद्ध किया गया था और दिल्ली का शासक बना। शासक बनने के बाद पहला युद्ध अगर उसने किया है तो 1561 ईस्वी में, ये याद रखना, 1561 ईस्वी में। कहाँ किया था? मालवा पर, जहाँ का शासक था संगीत प्रेमी बाज बहादुर। वहाँ का शासक कौन था? संगीत प्रेमी बाज बहादुर। 1561 में आक्रमण किया था। वहीं 1564 में जीतने के बाद वहाँ पर जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए 2 युद्ध और उसने लड़े थे। तो मालवा पर उसने 3 बार आक्रमण, 2 बार ही आक्रमण किया, 1561 और 1564 में, जहाँ 2 युद्ध अलग अलग हुए थे उनको दबाया था। उसके बाद चुनार का किला, गोड़ावन का किला आदि उसने जीते थे। ठीक है, इससे पहले हेमू के बारे में था। हेमू बिहार के अफगान मोहम्मद आदिल शाह का सुयोग्य हिंदू सेनापति था, ये मैंने बता दिया। उसने ये याद रखना है 22 युद्धों में विजय प्राप्त की और राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। हेमू के बारे में कुछ नहीं याद करना, खाली ये है कि वो आदिल शाह का सेनापति था। अकबर के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें हेमू सेनापति था। पानीपत की द्वितीय लड़ाई में जिसने 22 युद्ध लड़े थे और उसमें विजय प्राप्त की, 23वां वो हार गया। राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। ये हेमू के बारे में हो गया। अकबर का हो गया 1561, ये काट देना, 1561 में कर देना, जिसने सम्राट बनने के बाद पहला साम्राज्य विस्तार करने के लिए युद्ध किया था 1561 में। कहाँ पर? मालवा के संगीत प्रेमी बाज बहादुर से युद्ध किया था। फिर वहाँ के आसपास चुनार किला, गोड़वाना किला आदि किले उसने जीत लिए। फिर राजस्थान में सुरजनहाड़ा से रणथंभौर का किला भी उसने जीता था।
फिर आगे रामचंद्र ने कालिंजर का किला अकबर को सौंप दिया। 1570 में मारवाड़ और बीकानेर दोनों अपने किले अकबर को सौंप दिए। देखो ये 1561 हो गया। 1564 में जब मालवा का विद्रोह हुआ था तब उसे दबाने के लिए मालवा गया था। उसके बाद 1562 ईस्वी में राजस्थान के कछवा मतलब आमेर जो जयपुर का क्षेत्र है वहाँ पर थे कछवाहा राजपूत, जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगर प्रश्न आता है राजस्थान राजपूत में किसने मुगलों की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार की थी, तो कछवाहा राजपूत थे जो आमेर के शासक थे। इन्होंने सर्वप्रथम अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी। उस समय शासक था बारमल, जिसने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था और वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे सर्वप्रथम 1562 ईस्वी में। उसके बाद अकबर जब गुजरात, रणथंबोर इस तरफ जो क्षेत्र थे उनको जीतते हुए दक्षिण की तरफ गुजरात तक गया, फिर आते समय उसने आक्रमण किया था चित्तौड़ मतलब मेवाड़ का जो क्षेत्र था 1567 ईस्वी में। 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण करके वहां अधिकार प्राप्त कर लिया। उस समय वहां का शासक था उदय सिंह, अकबर जो महाराणा प्रताप के पिताश्री थे, उदय सिंह थे। तो चित्तौड़ पर अकबर का अधिकार हो गया था, वहां पर भी जोहर हुआ था। तो उदय सिंह वहां से फिर उदयपुर आ गए थे। वहां उदयपुर में नया शहर बसाया। अगर पूछे उदयपुर की स्थापना किसने की तो उदय सिंह ने। चित्तौड़ छोड़ दिया था, वहां से फिर इधर दक्षिण में आ गए थे, यहाँ उदयपुर की स्थापना की और वहां शासक स्थापित किया था। अकबर के जाने के बाद वापस वहाँ पर पूरा जो क्षेत्र था वह वापस उन्होंने जीत लिया, परंतु चित्तौड़ का किला अभी भी अकबर के हाथ में ही था। अब 1567 में हो गया। फिर वहाँ से ये 1568 में रणथंबोर का जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, रणथंबोर का किला 1568 में अकबर ने जीत लिया। फिर 1570 में नागौर में एक दरबार लगाया था। 1570 में नागौर में एक दरबार लगाया था जहाँ पर मारवाड़ और बीकानेर के दोनों शासकों ने अपने किले अकबर को सौंप दिए तथा मुजफ्फर शाह ने गुजरात और दाऊद खान ने बंगाल का क्षेत्र भी अकबर से छीन लिया। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया 1570 तक। अब बात यहाँ आ जाते हैं महाराणा प्रताप और मेवाड़ का महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के थे का मानसिंह और आसफ खां के संयुक्त नेतृत्व में मुगल सेना के साथ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576। इसके बारे में हम आगे पूरा एक टॉपिक है महाराणा प्रताप का, जिसमें अपन 1576 महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था, क्या रणनीति रही थी, क्या पूरा युद्ध का सारांश रहा था, जो हम आगे पढ़ेंगे। खाली इतना याद रखना 1576 में अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया था, क्योंकि 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद शासक बने थे महाराणा प्रताप और 1576 में अकबर ने आक्रमण किया। केवल एक ही सम्राट या कह सकते हैं राजा थे महाराणा प्रताप जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। बाकी पूरे भारत में सभी ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके अलावा 1576 में हो गया था इस युद्ध अनिर्णय रहा, कोई भी विजय नहीं हुआ था। मुगल सेना जाने के बाद 1576 में महाराणा प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह ने पूरे क्षेत्र को वापस जीत लिया था। केवल चित्तौड़ का किला छोड़ दिया, बाकी पूरा जो क्षेत्र मेवाड़ का क्षेत्र है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, ये जो सिरोही, ये सारा क्षेत्र था वापस विजित कर लिया था। इसके अलावा 1580 के 81 के आसपास काबुल, अकबर ने काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, कंधार और खालिद पर अकबर की मुगल सेना के निर्णय जीत प्राप्त हुई। अकबर ने खान देश का नाम धन देश रखा। मुगल सेना ने चांद बीबी के प्रबल प्रतिरोध का सामना करते हुए, चांद बीबी यह दक्षिण की अहमदनगर जो शहर था दक्षिण का, वहाँ की रानी थी। तो ये अकबर का
अंतिम अभियान था दक्षिण की तरफ 1601 ईस्वी में अकबर का अंतिम अभियान था। 1600 ईस्वी में कह सकते हैं क्योंकि 1601 लास्ट खत्म हो गया। तो ये अंतिम अभियान था दक्षिण में, जहाँ पर अहमदनगर पर चांद बीबी का शासक था, वहाँ पर अकबर ने उसको हराकर अपना शासन स्थापित कर लिया 1600 ईस्वी में। और 1601 में अंतिम अस्सीरगढ़ पर भी मुगल का अधिकार हो गया। यह अकबर की अंतिम विजय थी। ये दक्षिण का क्षेत्र था बिल्कुल। अब 1564 ईस्वी में मालवा के, ये अपन ने पढ़ लिया था, पहले ही बता दिया, ये लाइन वापस आई है 1564 में। वही मालवा के अब्दुल खां के नेतृत्व में उज़्बेकों ने विद्रोह कर दिया जो अकबर ने दबाया था। फिर 1584 के जो विद्रोह हुआ था उसमें भी इसको कुचल दिया था। जहाँ पर ये याद करने लिए आया है एक, जहाँ पर उसके अब्दुल रहीम, इसके 9 रत्नों में से था, अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि धारण की थी क्योंकि उसने वहाँ गुजरात में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाया था, जो उसके 9 रत्नों में से एक था। 1605 ईस्वी में एक लंबी बीमारी के बाद अकबर चल बसा। मृत्यु कब हुई? 1605, ये याद रखना है। अब दूसरा उसका मकबरा सिकंदरा, ये रहा सिकंदरा है आगरा में। तो सिकंदरा आगरा में उसका मकबरा है, वहाँ उसको दफनाया गया था। और वह एक बौद्ध शैली से बनाया गया, बौद्ध मंदिर की तरह बनाया गया। यहाँ है जैसे मकबरा 4 बाग उद्यान परंपरा से बना है। यह 5 तला ऊंचा है और पिरामिड नुमा आकार दिया गया, जिसमें हिंदू मंदिर और बौद्ध विहार और मुस्लिम स्थापना शैली का सुंदर सम्मेलन मिला है। ठीक है, ये तो हो गया अकबर का पूरा जीवन काल के उसने कितने युद्ध लड़े और कितने विजय प्राप्त करी। केवल एक ही युद्ध था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, हल्दी घाटी का, वो अकबर नहीं जीत पाया। बाकी सारे युद्ध उसने जीत लिए थे। ठीक है, अब उसके उपलब्धियां क्या क्या है, अब ये इसकी उपलब्धि है, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो, धर्म के मामले में अकबर दूसरे जो मुस्लिम सम्राट थे, जो सुल्तान थे, जो उनसे कह सकते हैं नरम था। दूसरे कट्टर थे, बिल्कुल मुस्लिम धर्म के प्रति कट्टर थे। केवल अकबर ही ऐसा था जो सभी धर्मों के प्रति समानता रखता था। इसके लिए उसने क्या किया, जितने भी धर्म थे, धर्म गुरुओं को वो बुला के उनसे ज्ञान प्राप्त करता था और एक कह सकते हैं कि अपन इबादत खाना बनाया था उसने। जो एक धर्म सम्मेलन होता है वैसे एक इबादत खाने की स्थापना करी थी 1575 ईस्वी में। ये याद करना, अकबर ने अंडरलाइन भी कर लेना इसमें। ये 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना करवाई थी, जहाँ पर सभी प्रकार के धर्म गुरुओं का सम्मेलन होता था, आपस में बहस होती थी। मतलब यूँ होता था कि धर्म में क्या क्या अच्छाई है और क्या क्या उनके बुराई है, ये सभी ज्ञान वो प्राप्त करते थे। पर एक बात याद रखना, अकबर अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, पर फिर भी वो सभी धर्मों के प्रति आस्था रखता था। अकबर ने गोवा में पुर्तगाली मिशनरियों को बुलाया। उसने धर्म शास्त्रीय चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में, ये अंडरलाइन कर देना, फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाने की स्थापना करवाई। सभी धर्मों का बुलाया, सिख गुरुओं से बनाया था, बौद्ध, जैन और हिंदू, पुर्तगाली यानी ईसाई और मुस्लिम, इन सभी धर्मों का यहाँ पे बनाया। फिर अकबर ने ये चर्चा होने के बाद अकबर ने 1581 ईस्वी में दीन-ए-इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन किया। इस धर्म में सम्मिलित होने वाला पहला हिंदू राजा कौन था? बीरबल। दीन-ए-इलाही एक अलग प्रकार का धर्म कह सकते हैं, धर्म तो क्या कह सकते हैं, था ना वही है धर्म था, पर एक दीन-ए-इलाही करके एक संगठन स्थापित किया जिसका पहला सम्मिलित होने वाला इस धर्म में पहला राजा बीरबल था। शेख मुबारक ने अकबर को इनाम आदिल घोषित किया। सूफी मत के चिश्ती संप्रदाय के को संरक्षण दिया गया था। फिर उसने देखो सूफी मत के चिश्ती जो अजमेर में था उसको भी संरक्षण दिया। इसके अलावा अकबर ने लाहौर आगरा में ईसाइयों को भी गिरजा घर बनाकर दिए। फिर उसने जैन मुनि हरि विजय सूरी को, ये अंडरलाइन करना, जैन मुनि हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। दीन-ए-इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अब्दुल फजल।
2 ईस्वी याद रखने, एक 1575 में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने की स्थापना की थी, फिर 1581 में एक नया धर्म चलाया अकबर ने जिसका नाम था दीन-ए-इलाही, और इस धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू राजा कौन था? बीरबल, जो याद करने हैं जैसे बता रहा हूँ। उसके बाद उसका संरक्षण कौन था, मतलब उसका प्रधान पुरोहित कौन था? अब्दुल फजल। 1583 ईस्वी में अकबर ने एक इलाही संवत के नाम से एक नया कैलेंडर जारी किया था, जो मुस्लिम कैलेंडर आता है, जो अपने जैसे चलता है उन्हीं प्रकार से मुस्लिम एक कैलेंडर था, इलाही संवत शुरू किया था। राजपूतों के प्रति अकबर की नीति वैवाहिक संबंध बनाना और शक्ति प्रदर्शन की युक्त राजपूतों की शक्ति को अपने अधीन करने का था। मतलब अकबर जानता था राजपूतों को हराना मुश्किल है, तो उसने क्या किया, सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए कोशिश की, मतलब आपसी संबंध जितना हो सके वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जैसे मारवाड़ में है, बीकानेर में है, जोधपुर में है, इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे। बाकी दूसरों ने भी अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु केवल मेवाड़ को छोड़कर बाकी जो दूसरे राज्य भी थे जिनको उसने युद्ध करके जीता था, जैसे जालोर का किला है, रणथंबोर का किला है, इस प्रकार के 2-3 और किले हैं, उनको युद्ध द्वारा जीता गया था। अब यहाँ पर ये अंडरलाइन आ गया है, यहाँ पर अकबर अंडरलाइन क्या इंपॉर्टेंट आ गया, अंडरलाइन कर देना। अकबर के साथ संधि करने वाला पहला राजपूत कछवाहा भारमल था, जिसने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था। सन है 1562 ईस्वी में। उसने भगवान दास और राजा मान सिंह को दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया तथा डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के राजवंश ने भी मुगल की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु वे प्रथे की रहे। मतलब जो दक्षिण के जो मेवाड़ का क्षेत्र है, कुछ एक क्षेत्र थे, जो बूंदी वाले इस तरफ भी क्षेत्र थे, इन्होंने अधीनता तो स्वीकार कर ली पर वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। केवल कछवा और मारवाड़ ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, मतलब संबंध रखे थे, अपनी पुत्री और बहनों का विवाह उनसे किया था। एक और अंडरलाइन करेंगे अपन, 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया कर होता है हिंदुओं के धर्म के नाम पर लिया जाने वाला कर, ठीक है ना, जो 1564 में खत्म, यानी कि हिंदुओं में जैसे कोई यात्रा करने के लिए जाता है, अभी भी ये लोग यात्रा, उस समय भी यात्रा पे जाते थे, 4 धामों की यात्रा पे जाते थे, तो यात्रा पे जाने पर इनसे कर लिया जाता था, या मंदिर में कुछ कार्यक्रम होते थे, प्रतिवर्ष मंदिर वालों से कर लिया जाता था। तो एक धर्म के नाम पर हिंदुओं से जो कर लिया जाता है उसे जजिया कर कहते हैं। अकबर ने उसको 1564 में समाप्त कर दिया था। जो सुल्तान काल से आ रहा था, सल्तनत काल से आ रहा था, उसको समाप्त कर दिया। उसको वापस शुरू किया था औरंगजेब ने, जो हम आगे पढ़ेंगे। फतेहपुर सिकरी में 1569 से लगाकर 1584 तक शाही राजधानी रही। मतलब वहाँ बुलंद दरवाज़ा और मस्जिद के दक्षिणी द्वार बुलंद दरवाज़ा भी बनाया था फतेहपुर सिकरी में, और स्थापना करी थी 1569 से 1584 ईस्वी तक शाही राजधानी। और फतेहपुर सिकरी की स्थापना भी अकबर ने की थी 1571 में, और 1569 से लगाकर 1584 तक ये मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। अकबर की 4 राजधानियाँ थी, पहली दिल्ली, दूसरी थी आगरा, तीसरी थी फतेहपुर सिकरी, 1585 में लाहौर में गए थे, चौथा फिर वापिस से दिल्ली आ गए थे। तो ये हो गया पूरा अकबर का साम्राज्य। अकबर के बारे में पूरा जन्म से लगाकर मृत्यु और उसकी जो उपलब्धि है ये हो गया। अब है आगे पढ़ेंगे अपन 1605 ईस्वी से लगाकर 1627 ईस्वी तक उस अकबर के पुत्र जहांगीर के बारे में, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।